हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा कॉमर्स अब उदयपुर से। जीएसटी में जो बदलाव होने जा रहे हैं 22 सितंबर से, उसके ऊपर आज की मेरी वीडियो होने वाली है। मैं प्रैक्टिकली आपको एक केस स्टडी के बारे में, एक बहुत प्रैक्टिकल केस है जिस पे मैं डिस्कस करूंगा। पूरी तरह से आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा उस केस को टैली के ऊपर। ये वीडियो सारे बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अकाउंटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या जो दिक्कतें हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके सामने आने वाली है। क्योंकि ये जो बदलाव है जहाँ पर आपकी 28% की मेजोरिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो शिफ्ट होके 18% में चली गई या हायर स्लैब में चली गई। 12% को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने उसे 5% में या 18 में ट्रांसफ़र कर दिया और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो 18 या 12 में थे उनको गवर्नमेंट ने, या 5 में थे उनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया। अब जो प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो लोग बुक्स मेंटेन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेसेस के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि मिड ऑफ द ईयर चेंजेस जब होते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं और इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट देता है। तो ये मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी जो एफएक्यूज हैं जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई थी उसकी सारे क्वेश्चन और आंसर की एफएक्यूज यहाँ पर ओपन कर रखी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो एक केस के ऊपर डिस्कस करूंगा वो केस हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवाल हैं उनके आंसर यहाँ पर ढूंढेंगे। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है आज का, प्रैक्टिकली हम लोग इस पे बातें करेंगे। टैली में प्रैक्टिकली मैं आपको अकाउंटिंग पे उसके जो फैक्ट है वो बताऊंगा कि मेरा ये सवाल है और बहुत लोगों का ये सवाल है और जीएसटी काउंसिल ने इस सवाल को एंटरटेन किया है। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोगों ने इस पे वीडियो बना के भी डाले हैं। लेकिन थ्योरेटिकली तो हमें हर चीज़ समझ में आ रही है, हमने पढ़ भी रहे हैं कि क्या करना है हमें, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करना है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे जीएसटी की रेट चेंज करोगे आप प्रोडक्ट्स में, लेजर्स में, ग्रुप्स में या बल्क में आप कैसे रेट चेंज करोगे। उसका वीडियो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स हब पर अवेलेबल है। जीएसटी रेट चेंज जो 22 तारीख के बाद आपको नई रेट से बिलिंग करनी है। आज की जो वीडियो है उस पर एक सवाल बन रहा है कि सर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो पहले 12% में था या पहले 5% में था, अब मेरा गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट उठा के एग्जेम्प्ट कर दिया। तो सर मेरी 12 या 5% की जो आईटीसी मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है, मेरी बुक्स में भी शो कर रही है, उसका मुझे क्या करना है। राइट? सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसका आंसर ढूंढेंगे प्रैक्टिकली। इसका आंसर यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने एफएक्यूज का आंसर भी एंटरटेन किया दिया है कि भैया आपकी जो भी आईटीसी पड़ी हुई है, आप प्रयास करिए कि आप उस आईटीसी को अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी के साथ डिस्चार्ज करें, मतलब एडजस्ट करें। कब तक करें? 21 सितंबर तक कर लें। जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला? 21 सितंबर तक आप सेल करिए और सेल करके जो आपका आउटपुट टैक्स बनता है उससे आप अपनी इनपुट को एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप 21 सितंबर तक नहीं कर पाए अपनी आईटीसी को यूटिलाइज, तो 22 सितंबर के बाद आपकी जो रेट परिवर्तित होगी या जो आपका प्रोडक्ट जो है था वो टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चला जाएगा। उस केस में आपके पास जो भी बैलेंस आईटीसी बची होगी आपकी बुक्स में या जीएसटी पोर्टल पे जो आप क्लेम करके बैठे हुए हो, आपकी क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है, आपको एज पर द सेक्शन या एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब आप समझिए प्रैक्टिकल आंसर देने वाला हूं मैं। ये आपने बहुत सुना होगा, थ्योरी बहुत सुनी होगी, क्वेश्चन आंसर ये सब चीजें अपन ने डिस्कस की। हम इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखते हैं टैली के ऊपर। चलिए मैं आपके सामने मैंने एक कंपनी ओपन कर रखी है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इनके पास कुछ प्रोडक्ट है, स्टॉक समरी, ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं 21 सितंबर तक। मान लो ये 21 सितंबर तक ये सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जहां पर मैप पड़े हुए हैं, इरेजर पड़े हुए हैं, पेंसिल पड़ी हुई है, पेंसिल शार्पनर पड़े हुए हैं। ये सारे इनके पास प्रोडक्ट है। लगभग 2,92,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है 21 तारीख तक, 21 सितंबर तक। आपको मैं साथ साथ में ये भी बताता चल रहा हूँ कि 21 सितंबर तक यानी 21 सितंबर से पहले ये सारे प्रोडक्ट टैक्सेबल थे और ये जो 22 सितंबर के बाद ये सारे प्रोडक्ट आपके एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में गवर्नमेंट ने डाल दिए। तो मतलब आपका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से अब
जो भी आपको बेनिफिट लेना है 21 तारीख तक आप जो भी सेल करते हो, तो यहाँ तक तो क्या होने वाला है, जो आपकी आउटपुट टैक्स है उससे आप सेट ऑफ कर लोगे अपने इनपुट टैक्स को, यानी यहाँ तक कि सेल पर आप टैक्स ले सकते हो, क्योंकि 22 तारीख के बाद है ना, 22 सितंबर ऑनवर्ड्स याद रखिएगा, आप का प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चला जाएगा, यानी आपको माल खरीदते वक्त भी टैक्स नहीं देना और माल बेचते वक्त भी आप टैक्स नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में अगर आपका इनपुट का बैलेंस बच गया तो आपको उस इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा एज पर द नॉर्म्स आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द आउटपुट टैक्स, राइट, टिल 21 सितंबर। अब आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। दिस इज बैलेंस शीट एंड दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है तो ये तो आप वैसे भी 22 तारीख के बाद भी बेचोगे, ये देखिए डेट भी देख सकते हैं 21 सितंबर है यहाँ पर, ठीक है, 22 तारीख बाद भी आप ये माल तो बेचोगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये माल, अब बिजनेस थोड़ा ही बंद हुआ आपका, और आपके लिए तो बढ़िया हो गया है कि आगे जाके आपको टैक्स नहीं देना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ना लेना ना देना है। तो ये जो माल है वो तो आपका 22 तारीख के बाद भी बिकने वाला है, लेकिन 22 तारीख के बाद आप टैक्स ले नहीं सकते, और नहीं कोई पार्टी आपसे टैक्स ले सकती है जब आप खरीद के लाओगे, तो मतलब टैक्स लेना देना कंप्लीटली बंद हो जाएगा 22 तारीख के बाद। तो 21 तारीख तक ही ये प्रोसेस चलने वाला आपका। तो अभी आपके 21 सितंबर तक मान लो आपकी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चल रही है, परचेज सेल चल रही है, और वैसे ही चलेगी जैसे अभी तक चल रही है। तो ऐसे केस में आपकी ये पिक्चर बन रही है 21 सितंबर तक। अब मैं आपको सेल और परचेज भी बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम चलते हैं यहाँ पर सेल परचेज रजिस्टर देखते हैं पहले, ठीक है, ये मेरा परचेज रजिस्टर है, माना कि मैंने ये एग्जांपल सिखाने के हिसाब से बनाया यहाँ पर कि मैंने मान लो सितंबर महीने में 2 परचेज की, ठीक है। तो पहली परचेज मेरी है, जैसे ये मेरी पहली परचेज है जहां पर मैंने एक बिल के अगेंस्ट में 1 सितंबर को ये नटराज इरेजर और पेंसिल खरीदे थे, और इस पर ये मेरा जीएसटी बना। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर जब आप अल्टर ए करते हो तो आपकी जो टैक्स एनालिसिस समरी खुल जाती है, जहां पर आप ऑल्ट F1 करते हो तो आपको यह नजर आता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी रेट वाला है और कितना टैक्स लगा, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी और टैक्स का अमाउंट क्या था। तो जैसे देखिए आप नटराज इरेजर पर आपका ये उसका HSN कोड है, ये उसका टैक्सेबल वैल्यू और ये टैक्स का अमाउंट है, 2.5% लगा, CGST HGST, इसका मतलब 5% टैक्स रेट है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या खरीदी, नटराज पेंसिल खरीदी 1 लाख रुपए की, 12,000 रुपए टैक्स बना, 6% यानी 12% की जीएसटी रेट में था, ये इसका HSN कोड है। तो आपके दोनों प्रोडक्ट है अलग अलग रेट वाले थे, एक 5% वाला था, एक 12% वाला था। ये आप किसी भी बिल में देखोगे, चाहे वो परचेज का बिल हो, सेल का बिल हो, ऑल्ट ए करके देखोगे तो आपको वहां पर टैक्स एनालिसिस में नजर आ जाएगा। और ये देखिए आपने यहाँ पर बिल में टैक्स भी जुड़ा हुआ है, खरीदते वक्त जो हम टैक्स चुकाते हैं उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। तो ये इनपुट CGST और इनपुट HGST लोकल इंट्रा स्टेट परचेज है ये मेरी राजस्थान के अंदर। तो ये मैंने एक बिल तो ये हो गया, ठीक है, जो कि 1 तारीख का है परचेज का। दूसरा बिल ये 5 तारीख का है, जो मैंने ये चीजें खरीदी है, ये भी सेम कंपनी तो सेम है जिससे मैंने खरीदा, लेकिन अब की बात प्रोडक्ट अलग है, शार्पनर और मैप्स है। तो इसको भी अल्टर ए करके देखते हैं और अल्टर F1 करके देखते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट मेरे 12% वाले, क्योंकि 6% CGST HGST लग रहा है, और टोटल मिला के 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स मैंने यहाँ पर खरीदते वक्त चुकाया। चूंकि आप समझिए ये दोनों परचेज आपकी 22 सितंबर से पहले की है, तो आपने ऑब्वियस ही बात है, खरीदोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट आपका टैक्सेबल है, खरीदते वक्त आपने टैक्स दिया। अब हम चलते हैं सेल रजिस्टर में। तो देखिए आपने अपनी जो सितंबर की जो परचेज है वो आपकी 4,90,000 रुपए की, राइट, और सितंबर की अगर आप सेल की बात करें तो आपने सितंबर में सेल किया है 2,56,000 रुपए का आइटम, 445 रुपए का, ठीक है। ये वो 3 बिलों के अगेंस्ट में आपने सेल किया। एक बिल है आपका 10 तारीख का, एक बिल है आपका 15 तारीख का, एक बिल है आपका नेट 21 तारीख का। आप समझिए इसके अगले दिन तो ये प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट हो जाना है। तो ये तीनों बिल आपके 22 सितंबर से पहले के हैं। अब आप समझिए कि इन तीनों बिलों पर आपने देखिए टैक्स लिया हुआ है। ये देखिए सारे प्रोडक्ट बेचे हैं, उनके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेट होकर आया, अल्टर ए करके डिटेल में आप अल्टर F1 करके सारे प्रोडक्ट देख सकते हो, सारे टैक्सेबल है, राइट। और उसके बाद आप दूसरी सेल देखिए, ये भी आपकी टैक्सेबल है, यहाँ पर टैक्स जुड़ा है क्योंकि सारे प्रोडक्ट उस वक्त टैक्सेबल थे। और जो तीसरी सेल देखिए आप, ये भी आपकी टैक्सेबल है, यहाँ पर भी टैक्स जुड़ा है। कुल मिलाकर ये है कि पूरे सितंबर महीने में 21 तारीख तक आपकी जो परचेज और सेल की जो हिस्ट्री बन रही है आपकी,
वो अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में देखूं तो आप देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपका माइनस में नजर आ रहा है, मतलब आपकी इनपुट ज्यादा बन रही है और आउटपुट कम बन रही है। आप देख सकते हैं मैंने सेपरेट सेपरेट लेजर बनाए हैं समझाने के हिसाब से। इनपुट के जो लेजर होते हैं वो परचेज के साथ यूज करते हैं, और वो ही इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है जो हम अपनी जब जीएसटी 3 भरेंगे सितंबर का, जब अक्टूबर में भरने जाएंगे तो हम क्लेम करेंगे उसको, और ये मेरी आउटपुट है। अब आप समझिए ये पूरा मामला सितंबर तक का है, 21 सितंबर तक का। तो 21 सितंबर तक जो भी हुआ होगा सितंबर महीने में, माना कि इससे पहले मेरे इनपुट और आउटपुट के बैलेंस जीरो थे, मतलब 31 अगस्त तक मान लो मेरा सब कुछ जीरो था, मेरे पोर्टल पे कोई भी लेजर में बैलेंस नहीं था, ना लाइबिलिटी लेजर में था, ना क्रेडिट लेजर में ना था, ना कैश लेजर में था। माना कि सितंबर में ये मेरे ट्रांजैक्शन हुए और सितंबर में मेरी ये पिक्चर बन रही है। क्या क्या पिक्चर बन रही है आपकी? 20,000 रुपए CGST SGST की इनपुट है और 11,472 रुपए 11,472 की आपकी ये आउटपुट बन रही है। अब नियम क्या कहता है साहब? नियम ये कहता है कि जो हमारी आउटपुट बनती है उससे हम अपनी इनपुट को माइनस कर देते हैं, और बाद में रेस्ट ऑफ द अमाउंट अगर कोई बचता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर मेरा ये 11,472 का जो आउटपुट है, अगर मैं इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करूंगा तो मैं पहले इनपुट को यूज करूंगा। तो अगर मैं इस इनपुट को यूज करता हूं तब भी मेरी इनपुट तो ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो मेरा इनपुट का बैलेंस बच जाएगा। और 21 तारीख तो आपका ये लास्ट 21 तारीख तक के मूवमेंट है। इसके बाद तो जो भी होना वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होना है। अब देखिए इसके बाद क्या होना है उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट मेरे हैं, अब देखिए प्रोडक्ट की मैं रेट चार्ट में चल रहा हूँ, गो टू में जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जीएसटी रेट सेटअप में, यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम में जा रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये सारे आइटम अभी वर्तमान में मौजूद है, ठीक है। इन आइटम में आप देखिए 12% वाले 3 आइटम है, मैप, नटराज पेंसिल शार्पनर्स, और 5% वाला मेरे पास इरेजर है। और मैं आपको बता दूं कि चारों के चारों आइटम गवर्नमेंट ने 0% यानी एग्जेम्प्टेड में डाल दिए। तो अब सबसे पहले तो मुझे टैली में यहाँ जो 1 अप्रैल की ये रेटें नजर आ रही है मुझे, मतलब 1 अप्रैल से मतलब जो रेट है मेरी 21 सितंबर तक तो यही रेट से बिलिंग हुई होगी, ठीक है। अब मुझे 22 सितंबर से अपनी बिलिंग चेंज करनी पड़ेगी और ये सारे प्रोडक्ट मुझे एग्जेम्प्टेड में डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेट जीएसटी डिटेल। तो जिस भी प्रोडक्ट की आपको यहाँ पर रेट चेंज करनी, जैसे ये पहला प्रोडक्ट है मैप, अपडेट जीएसटी डिटेल करो, इसमें जाओ और इसमें आप यहाँ पर 0% डाल दो। जैसे ही आप 0% डालोगे और सेव करने जाओगे तो सॉफ्टवेयर आपसे इफेक्टिव रेट पूछेगा। आप यहाँ पर न्यू इफेक्टिव रेट में जाके यहाँ पर डाल देना 22 सितंबर 2025 और इसको सेव कर देना। ऑटोमेटिकली देखिए वो अब 22 सितंबर से उसमें टैक्स हट गया आपका, ठीक है। उससे पहले रहेगा 5% में या 12% में जिसमें भी था। इसी तरह से अब सेकंड प्रोडक्ट में भी करना आपको अपडेट जीएसटी डिटेल, यहाँ पर आप इसको 0% में डाल दीजिए, या टैक्सेबिलिटी में आप एग्जेम्प्टेड भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर इसको 22 सितंबर 25 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका ये भी 0% में चला गया। अगला प्रोडक्ट जो आपका है उसमें भी आप सेम टू सेम चीज करिए। आप चाहें तो यहाँ से आप एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं ये, और यहाँ से आप इफेक्टिव डेट डाल के 22 सितंबर से आप इसको एग्जेम्प्टेड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो तीसरा प्रोडक्ट है, देखिए ये इनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जेम्प्टेड करना पड़ेगा। मैं टैक्सेबल को हटा के अपन इसको क्या करते हैं? एग्जेम्प्टेड कर देते हैं, और ये 22 सितंबर और ये एग्जेम्प्ट, ठीक है, उसको भी यही कर देते हैं क्योंकि वो टैक्सेबल स्टेटस सही नहीं रहेगा आपने। तो चूंकि सरकार ने ही इनको एग्जेम्प्ट कर दिया तो अपन एग्जेम्प्ट कर दें। यहाँ से हम 22 सितंबर ले लेते हैं और सेव कर देते हैं, और लास्ट ये प्रोडक्ट है इसको भी हम एग्जेम्प्टेड में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम एग्जेम्प्ट ले लेते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब ही 0 ही हो गया है ना। तो यहाँ पर आप इसकी टैक्स रेट 0 कब से होगी? 22 सितंबर से होगी। सारे के सारे प्रोडक्ट को आपने एग्जेम्प्टेड कर दिया, और सारे प्रोडक्ट की जो इफेक्टिव डेट है एग्जेम्पशन की वो हमने यहाँ पर 22 सितंबर डाल दी। अब समझिए आप 22 सितंबर के बाद ये प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, समझ देखिए मैं खरीदना बेचना भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अब मैं परचेज करूंगा आगे जाके 22 सितंबर के बाद, ठीक है। मान लो मैंने इसको 22 सितंबर ले लिया यहाँ पर, और ये परचेज कर रहा हूँ मैं। बिल नंबर है मेरा यहाँ पर 10 नंबर का बिल है, नटराज प्राइवेट लिमिटेड का बिल हो गया ये मेरा, ठीक है। और परचेज करने जा रहा हूँ आइटम में, मान लो मैं यहाँ पर इरेजर परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, नटराज इरेजर। और मान लो मैं यहाँ पर 100 बॉक्स परचेज कर रहा हूँ 200 रुपये प्रति बॉक्स के हिसाब से। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर अगर आपने इनपुट जीएसटी के लेजर यूज भी करोगे तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट नहीं करेगा। देखिए
क्यों नहीं करेगा कैलकुलेट? क्योंकि ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया। अल्टर ए करके देखिए, सॉफ्टवेयर खुद बताएगा आपको कि ये प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा? प्रोडक्ट टैक्स की रेट ही नहीं आ रही है। तो ये चेंज है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर जीएसटी लेजर यूज ही नहीं करना है। मतलब अब आपकी इंडस्ट्री में 22 सितंबर के बाद अब परचेज और सेल के नॉर्मल बिल चढ़ेंगे, बिल ऑफ सप्लाई चढ़ेंगे, टैक्स इनवॉइस बनना बंद हो जाएंगे, टैक्स है ही नहीं, बचा ही नहीं टैक्स आपका। और उसी तरह से एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, कि जब आप सेल की एंट्रियां करेंगे, जैसे आप जब प्रोडक्ट सेल करेंगे, जैसे ये राज स्टेशनरी वाले को मान लो अब मैं सेल करूंगा 22 तारीख के बाद, तो सेल में क्या होगा कि जो भी चीज सेल करते हो, जैसे आप ये शार्पनर सेल करते हो 100 बॉक्स, ठीक है, 300 रुपए के हिसाब से, तो आपके यहाँ पर भी टैक्स नहीं जुड़ेगा। अगर आप जानबूझ करके लेने की कोशिश भी करोगे तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि टैक्स है ही नहीं, हटा दिया सरकार ने। अल्टर ए करके आप टैक्स एनालिसिस में जाके देख सकते हो, तो टैक्स की रेट ही खत्म होगी, ये टैक्स रेट ही यहाँ से एग्जेम्प्टेड वाला प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। तो ये आपकी एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ है। यहाँ पर आपकी, अगर आपके बिजनेस पे इस तरीके की चीजें हैं जहाँ पर आपका प्रोडक्ट अब एग्जेम्प्ट हो गया, पहले टैक्सेबल था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप समझिए, ये चलो 22 तारीख के बाद की मैंने सेल परचेज चढ़ा दी, लेकिन मेरी जो बुक्स है, बैलेंस शीट है, उस पे मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। वो देखो माइनस में 17,055 दिख रहा है, जो दिख ही रहा है, ये फिगर वो के वो बने हुए हैं। अब ये फिगर एडजस्ट कैसे होंगे और क्या करना है इनके लिए, चलिए वो मैं बताता हूँ। आप सब अगर जीएसटी का नॉलेज रखते हैं तो आप मुझे ये बताइए, सितंबर 2025 का जीएसटीआर 3B कब फाइल होगा? क्योंकि हम जो सितंबर की लायबिलिटी है उसको हम जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त चुकाएंगे, जो कि अक्टूबर में 20 तारीख या 22 तारीख के आसपास आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करोगे। तो जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, तब देखिए मैं बता देता हूँ, मान लो मैंने अपना जीएसटीआर 3B 20 अक्टूबर को फाइल करना है, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ 20 अक्टूबर। ध्यान देना, 20 अक्टूबर को मैं अपना जीएसटीआर 3B भरने जा रहा हूँ। और जब मैंने जीएसटीआर 3B भरा, तो मुझे पता था कि मेरी टैक्स लायबिलिटी, कैश लायबिलिटी तो बनी नहीं, क्योंकि मेरा आउटपुट से ज्यादा इनपुट पड़ा हुआ है। तो मैंने जितना आउटपुट था उससे उसके साथ इनपुट एडजस्ट करना है। तो जैसे ये आपका आउटपुट है 11,472 रुपए का, ठीक है, सीजीएसटी का, उतना का उतना ही आपका आउटपुट है एचजीएसटी का, 11,472 रुपए, जो आपको सरकार को चुकाना है। आउटपुट जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं सेल के साथ, वो हमारी लायबिलिटी होती है, हमें उसे चुकाना होता है। और जो फॉरवर्ड टैक्स में हम टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को चुकाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी देती है, यानी अगर इनपुट पड़े हुए हैं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने अपना जीएसटीआर 3B भरा होगा, तब मैंने मेरा आउटपुट और इनपुट को आपस में एडजस्ट करवा दिया होगा। तो मैं अपनी बुक्स में ये एंट्री करूंगा, दोनों आउटपुट को डेबिट कर दूंगा और दोनों इनपुट को क्रेडिट कर दूंगा इसी अमाउंट से। तो सीजीएसटी को भी सेम अमाउंट से, क्योंकि सीजीएसटी की आउटपुट को चुकाने के लिए आप सीजीएसटी की इनपुट यूज करोगे यहाँ पर, क्योंकि आईजीएसटी तो है नहीं, राइट। और एचजीएसटी की आउटपुट को चुकाने के लिए हम एचजीएसटी की इनपुट यूज करेंगे। तो ये एंट्री होगी, और ये एंट्री होते ही आपकी देखिए लायबिलिटी के लेजर जीरो हो गए, लेकिन इनपुट में अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है। समझना, 20 अक्टूबर को इनपुट में बैलेंस पड़ा हुआ है। आउटपुट जितनी थी वो हमने इनपुट से एडजस्ट करके खत्म कर दी, जीरो कर दी। अब आप समझिए, अब जब आपकी बैलेंस शीट की पिक्चर देखोगे आप, तो पिक्चर में आपका यहाँ पर, जैसे ये 20 अक्टूबर को जब आप अपनी पिक्चर देखोगे बैलेंस शीट, ये वो पिक्चर बन रही है। आउटपुट खत्म हो गया, जीरो जीरो हो गया। 8,527.50 रुपए की इनपुट आपकी बुक्स में दिख रही है सीजीएसटी की, 8,527.50 रुपए की इनपुट आपकी बुक्स में दिख रही है एसजीएसटी की। और यही जीएसटी पोर्टल पर आपको नजर आ रही होगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखोगे। जैसे आप अपनी आईडी में लॉगिन करोगे, डैशबोर्ड पर आपको अपने तीनों लेजर के बैलेंस दिखते हैं, वहां पर ये सीजीएसटी एसजीएसटी की इनपुट पड़ी मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये इनपुट पड़ी रहेगी आपकी, क्योंकि अब भविष्य में ना तो आपकी कभी कोई इनपुट बनने वाली है, ना आपकी कोई आउटपुट बनने वाली है। तो यहाँ पर जो एफएक्यू का जो आंसर दिया गया है उसमें साफ तौर पे बोला हुआ है कि 22 तारीख के बाद आप अपनी इनपुट में कोई बैलेंस पड़ा होगा आईटीसी का, तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं वो आपको रिफंड होने वाला, ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। अब आईटीसी रिवर्सल का मतलब समझिए, जो हमारी बुक्स में दिख रहा है ना, उसको हमें जीरो जीरो करना है। तो ये मेरी बुक्स में देखिए, ये एक तरह से एसेट की तरह दिख रहा है, क्योंकि लायबिलिटी में माइनस में दिखना मतलब मेरी एसेट है, मैं सरकार से मांग रहा हूँ, लेकिन सरकार मुझे कभी चुकाने वाली नहीं है, तो मुझे रिवर्स करके इसको खर्चे में डालना पड़ेगा। याद रखिएगा, रिवर्स करके इसको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्सल एक्सपेंसेस करके आप एक लेजर बना लो और उसमें डाल दो। तो कैसे डालोगे ये,
जैसे ही अब आपको पता है कि कभी आउटपुट इनपुट तो बनने वाला नहीं है, तो इसको अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पर माइनस में खड़ा रख के कुछ मतलब नहीं है, तो रिवर्सल की एक एंट्री पास करोगे आप, वो मैं बताता हूँ कि आपको क्या करने का है। आपको ये सेम डे में, ठीक है, F7 में ही इनपुट के लेजर तो करने हैं क्रेडिट, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स करने का मतलब है उसको क्रेडिट करना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक ITC रिवर्सल करके एक लेजर बना दोगे, ITC रिवर्सल ड्यू टू रेट चेंज, ये एक लेजर बना दोगे। इसे आप अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये नुकसान है, आपको नुकसान हुआ, राइट। इसमें आप GST नॉट एप्लीकेबल ही रखिए, ठीक है, ये यहाँ पर GST नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। और ये अमाउंट कितना, अभी मैं जैसे मेरे को अभी टोटल पता नहीं था, 17,055 था कुछ शायद, ठीक है। और क्रेडिट में मैं क्या करूंगा, इनपुट CGST को क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, इसका आधा, ठीक है। तो इसका आधा कितना होता है, 17,055 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आधा। तो देखिए वो 0 हो गया इनपुट वाला लेजर, और इनपुट एज GST ये आप क्रेडिट करोगे। आप देख सकते हैं दोनों जो इनपुट में बैलेंस पड़े हुए थे, वो बैलेंस आपने यहाँ से शिफ्ट करके, रिवर्स करके, ये का यही आप अपना GSTR 3B में भी रिवर्सल दिखाओगे, ध्यान देना। तो GSTR 3B में हम टेबल नंबर 4B2 में ये रिवर्सल डाल देंगे कि ये मैंने ITC रिवर्स कर दी है, और ये वो का वही रिवर्सल आप अपनी बुक्स में यहाँ पर दिखाओगे। तो ये आप ये एंट्री पास कर दोगे, यहाँ पर एक लेजर बना लोगे, नाम कुछ भी हो सकता है लेजर का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हुए आप अपनी पूरी की पूरी ITC अपने खर्चे में शिफ्ट कर दोगे। क्योंकि सोचिए, ये ITC वो ITC जो आप कभी अब ले नहीं पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो मतलब आपका खर्चा हो गया, इतना पैसा आपने खरीदते वक्त ज्यादा दिया था, जो आप वेट कर रहे थे कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी और आप उसके साथ एडजस्ट करोगे, अब कभी आने वाली नहीं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 22 सितंबर के बाद आपका जो प्रोडक्ट है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गया, तो उस केस में आपको ये रिवर्सल पास करना पड़ेगा, और ये एंट्री आप अपनी बुक्स में पास करोगे, रिकंसाइल हो जाएगी आपकी बुक्स और पोर्टल, और आपके पास हमेशा जवाब भी होगा। और यहाँ पर आप नरेशन में लिख भी सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आपके टैक्सेबल से निकल कर किधर चले गए, एग्जेम्प्टेड हो गए, है ना। तो अपनी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो अब एग्जेम्प्टेड हो गई है, तो ये रिवर्सल गवर्नमेंट ने ये दिया आपको फैसिलिटी, तो आप ये रिवर्सल दिखाओगे। ये एंट्री दिखाते ही आपकी बुक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में से आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सब कुछ गायब, जो माइनस में दिख रहे थे ITC के बैलेंसेस वो खत्म हो गए, और PNL में जाके आप देखोगे तो ये जो 17,055 रुपए का आपको एक तरह से नुकसान हुआ है ITC रिवर्सल करने की वजह से, वो नुकसान यहाँ पर नजर आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर जो सवाल अभी FAQs उठे हैं जो रेट चेंज की वजह से, उन सबको मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अपना पसंदीदा टॉपिक, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्रैक्टिकल GST, इनकम टैक्स के कंप्लायंस और वेरियस अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में हम अपने जो प्रीमियम मेंबर्स होते हैं, जो हमारी मेंबरशिप लेते हैं यूट्यूब चैनल पर, उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही प्रैक्टिकल जो वीडियो कंटेंट डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप भी कॉमर्स हब के मेंबरशिप ज्वाइन करिए, जो कि आप किसी भी वीडियो में ज्वाइन बटन आएगा उससे मेंबरशिप ले सकते हैं, और एक्सक्लूसिवली जो मेंबर्स के लिए जो वीडियो कंटेंट हम डालते हैं उसका आप मजा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।